241वां प्रश्न। तो हमने 241वें प्रश्न से शुरुआत की है। तो 241वें प्रश्न में बात करते हैं अपने इसकी रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। रूपायन संस्थान की बात करते हैं। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बदनौर, बोरुंदा, बगरू, बूंदी। तो रूपायन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? रूपायन संस्थान सबसे पहले बात करते हैं। रूपायन संस्थान हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोरुंदा में स्थित है। कहाँ पर? बोरुंदा में, बोरुंदा में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है ये बोरुंदा कहाँ पर है? जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है बोरुंदा। और बात करें इसकी रूपायन संस्थान की तो इसके संस्थापक कौन थे? तो कोमल कोठारी, कोमल कोठारी और विजयदान देता, ये इसके संस्थापक में आते हैं। और इसकी संस्थापना कब की गई? 1959 में ये इसकी स्थापना की गई। ये हमारे पूरी रूपायन संस्थान की पूरी बात हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है हमारे कौन सा, बात करते हैं कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। यानी कन्यावध जो है उसको गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो कन्यावध को गैर कानूनी किस रियासत ने सर्वप्रथम किया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोटा रियासत ने। सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी कोटा रियासत। सॉरी, 243वें प्रश्न की बात करते हैं। 243वां प्रश्न क्या है हमारा? चीर पोट्री क्या है? जो चीर की पोट्री है वो क्या है? साड़ी, पगड़ी, जूती, घर। तो चीर पटोरी क्या है? एक प्रकार की साड़ी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साड़ी है एक प्रकार की चीर पटोरी। अगला प्रश्न 244वां प्रश्न। 244वें प्रश्न की बात करते हैं। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो मुर्की आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बात करते हैं मुर्की आभूषण की। नाक नहीं है, ये नाक है। नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है या सिर में पहना जाता है? तो मुर्की आभूषण जो है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में। मुर्की आभूषण है, कान का आभूषण है मुर्की आभूषण। अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे कौन सा? तो अगला है हेदरू संस्था संबंध है। हेदरू संस्था जो है उसका संबंध किससे है? ग्रासीय जनजाति से, सहरिया जनजाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से। तो हेदरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है? ग्रासीय जनजाति से, ग्रासीय जनजाति से। तो ग्रासीय जनजाति की यह एक प्रकार की किस प्रकार की संस्था है? तो ये ग्रासीय जनजाति की सहकारी संस्था है, सहकारी संस्थाएं जो किस प्रकार के फैसले लेती हैं? तो विवाह से संबंधित या फिर तलाक से संबंधित फैसले हेदरू संस्था लेती हैं, जो कि सहकारी संस्थाएं सामाजिक कार्य करती हैं। अगला प्रश्न 246वां प्रश्न। तो 246वां प्रश्न क्या है इसमें? तो सर्वप्रथम चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? तो अगला प्रश्न है हमारा 246वां प्रश्न। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था सर्वप्रथम? बप्पा रावल ने, चैत्र सिंह ने, अल्लट ने, रत्न सिंह ने। तो चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी है जो पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ की राजधानियों का क्रम। तो सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी कौन सी? तो नागदा राजधानी थी। उसके बाद आहड़ को उप राजधानी बनाया गया। उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। तो बात करते हैं सबसे पहले नागदा किसने बनाया था? तो जब मेवाड़ में जो शासन हुआ था गोहिल वंशों का, तो गुहादित्य ने जब शासन की शुरुआत की थी उस समय नागदा राजधानी थी। उसके बाद जो है आहड़ राजधानी कब बनी? तो आहड़ जो बप्पा रावल के समय नागदा थी, ये भी आपको याद रखना है, बप्पा रावल के समय भी नागदा थी। बप्पा रावल ने यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था, उसके बाद आहड़ को उप राजधानी अल्लू रावल ने बनाया। अल्लू रावल या फिर जिसे हम क्या कहते हैं अल्लट द्वारा किसे उप राजधानी बनाया गया? आहड़ को उप राजधानी बनाया गया। उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी हमारे चैत्र सिंह ने बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चैत्र सिंह द्वारा 1227 का जो युद्ध हुआ था, 1227 के युद्ध की विजय के बाद चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 247वां प्रश्न। 247वां प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता बनास नदी, कोठारी नदी, कांतली नदी, घग्गर नदी। तो गणेश्वर सभ्यता जो है जिसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये जो सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये किस नदी के किनारे विकसित है? तो स्थित है कांटली या फिर
कांतली नदी, कांटली या फिर कांतली नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांटली या फिर कांतली नदी। और बात करें इसकी, तो ये जो है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में, नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला यहाँ पर स्थित है। कौन सी सभ्यता, तो ये हो जाएगी हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की और सभ्यताओं की क्लास में हम इसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं अगली, तो इसके बाद 248वां प्रश्न। 248वां प्रश्न क्या है, तो 248वां प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना कब किसने की गई थी, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह और राणा भगवंत सिंह। तो इजलास खास की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई, महाराजा सज्जन सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा सन 1877 में इजलास खास की स्थापना की गई उदयपुर में। और इसके अलावा बात करें, ये तो इजलास खास हो गई, इजलास खास हो गई। इसके अलावा मतलब की बात करें तो अपने सज्जन सिंह द्वारा एक मतलब कि यहाँ पर 1883 में एक मतलब कि इनके द्वारा एक न्यायालय की स्थापना की गई। और शंभू सिंह द्वारा, यहाँ के शासक शंभू सिंह था, शंभू सिंह द्वारा महकमा खास की स्थापना, महकमा खास की स्थापना की गई। महकमा खास की स्थापना सन कब की गई, 1889 के लमसम, सन 1889 के लमसम की गई महकमा खास की स्थापना शंभू सिंह द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 249वां प्रश्न। 249वां प्रश्न है हमारा, तो रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, 249वां प्रश्न है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उमा दे, रूपा दे, हंसा देबाई, चौधाबाई। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी उमा दे पटियानी, उमा दे भटियानी। पटियानी पाटी राजवंश की राजकुमारी थी उमा दे, जिसकी शादी किससे हुई थी, राव मालदेव से। जोधपुर के शासक राव मालदेव थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। परंतु आप सभी को पता ही होगा, बारमली जो दासी थी उसके कारण उमादेव भटियानी जो थी वो मतलब कि रूठ कर कहाँ चली गई थी, मतलब कि अजमेर चली गई थी। और आजीवन अजमेर जो दुर्ग था, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग था, वहीं पर रही थी। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर में रही थी। इसे उमादेव को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 250वां प्रश्न। 250वां प्रश्न है, राव राय सिंह को राजपुताने का करण, ये उपाधि जो है वो किसने कहा था, यानी ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, बिट्टू सूजा, मुंशी देवी प्रसाद, चिंतामणि भट्ट, गंगानंद मिट्टल। तो राव राय सिंह जो थे उनको राजपुताने का कर्ण ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इनको उपाधि दी गई, कौन सी, राजपुताने का कर्ण। इसके अलावा बात करें कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राव लूणकरण को, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 251वां प्रश्न। बाराकोटड़ी के नाम से जाने कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य, आमेर, भीनमाल, सिरोही, कोटा। तो बाराकोटड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, आमेर को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आमेर को बाराकोटड़ी के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज था, एक पृथ्वीराज एक शासक था यहाँ पर, उसने अपने मतलब कि सभी पृथ्वीराज था, उसने अपने मतलब कि जो राज्य था, कौन सा राज्य, आमेर, आमेर को अपने 12 पुत्रों में 12 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 12 भागों में बांटा था। इसी कारण से बाराकोटड़ी विभाजन भी कहते हैं, आमेर से संबंधित है बाराकोटड़ी, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगली बात करते हैं 252वें प्रश्न की। 252वां प्रश्न क्या है, तो 252वां प्रश्न है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल, जो अल्बर्ट हॉल है उसका उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ। तो जयपुर में जो अल्बर्ट है हॉल है उसका उद्घाटन राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, सुलेमान सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय। तो अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके समय हुआ, राम सिंह द्वितीय के समय, राम सिंह द्वितीय के समय किसका, अल्बर्ट हॉल का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 253वें प्रश्न की। 253वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण जो थे उन्होंने किस रावत के सामंत के यहाँ शरण ली थी, केसरी सिंह, चौथ सिंह, रणजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण जो थे उन्होंने किसके सामंत के यहाँ शरण ली थी, तो जोध सिंह, कोठरिया का सामंत था जोध सिंह, कोठरिया का सामंत था जोध सिंह। तो बात करते हैं भीमजी चारण जो थे कुशाल सिंह चंपावत, जो कुशाल सिंह चंपावत से उनका मतलब कि क्या था, तो उनका सहयोगी था, उनका खास सहयोगी था। इन दोनों को शरण, कुशाल सिंह चंपावत और भीमजी चारण को शरण सलूमर के केसरी सिंह और जो कोठरिया के सामंत जोध सिंह थे उन्होंने इन दोनों को शरण दी थी। ये सलूमर का था, इन दोनों ने शरण दी थी। इनके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो
मतलब कि खुशहाल सिंह चंपावत थे। उनके ऐसे अन्य साथी की बात करें तो अन्य साथी एक तो प्रीति सिंह लांबिया, किशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह अलनियावास, इसके अलावा प्रेमचंद आदि इनके मतलब कि और सहयोगी थे। अगला प्रश्न 254वां प्रश्न। 254वां प्रश्न, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किसको प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, अजयराज। तो कवि बांधव की उपाधि किसे प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि बांधव की उपाधि उपाधि प्राप्त थी विग्रहराज चतुर्थ को। इसको क्या कहते हैं? बिसल देव। बिसल देव भी कहा जाता था। बिसल देव कहा जाता था। अगला प्रश्न 255वां प्रश्न। 255वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कोटा में क्रांतिकारी नेता कौन था? 1857 क्रांति का नेता कौन था कोटा में? नवी सैराग, कुशल सिंह, हीरालाल, मेहराब खां। तो 1857 क्रांति के समय मतलब कि कोटा का नेता कौन था? कोटा का नेता कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेहराब खां। मैं जयदयाल या जयदयाल और मेहराब खां ये मुख्य नेता थे। मुख्य नेता। इनके अलावा अन्य नेता की बात करें तो जियालाल और रतनलाल। ये दो नेता का नाम और आपको याद रखना है, जियालाल और रतनलाल। ये दो नेता और मतलब कि 1857 क्रांति में जयपुर से सॉरी कोटा से संबंधित थे। अगला प्रश्न 256वां प्रश्न। 256वां प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो बिंदुलाल भट्टाचार्य था, इस आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डाबी किसान आंदोलन। तो जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित 3 आयोग थे। सबसे पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में आया। इसके बाद राज सिंह बेदला आयोग, राज सिंह बेदला आयोग 1920 में आया। उसके बाद वो जो रॉबर्ट हॉलैंड था उसके नेतृत्व में 1922 में तीसरा आयोग आया। सबसे पहले 1919 में ये रियासत द्वारा भेजा गया मतलब कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। इसके सदस्य 2 और थे, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य और एक कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह और एक और कौन थे? तो अफजल अली। अफजल अली ये इसके एक और सदस्य थे। तो दोनों सदस्य हो गए। राज सिंह बेदला आयोग में भी 3 सदस्य थे, एक तो राज सिंह और दूसरा कौन थे? रमाकांत मालवीय और एक कौन थे? तख्त सिंह। 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 257वां प्रश्न। 257वां प्रश्न है, नीमू चन्ना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, जैसलमेर, अलवर, बूंदी। तो नीमू चन्ना किसान आंदोलन किस हत्याकांड से संबंधित है? ये हो जाएगा नीमू चन्ना जो है वो अलवर से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलवर से संबंधित है नीमू चन्ना। और ये नीमू चन्ना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को हुआ। नीमू चन्ना हत्याकांड के बारे में महात्मा गांधी ने जो यंग इंडिया पत्रकार है, यंग इंडिया पत्रकारिता है, उसमें क्या कहा था? यह दोहरी डायर सही है, दोहरी डायर सही है। ये इसके बारे में कथन कहा था यंग इंडिया में महात्मा गांधी द्वारा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, 258वां प्रश्न। 258वां प्रश्न है, तनसुख दयाल मित्तल। तनसुख दयाल मित्तल जो है उनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तनसुख दयाल मित्तल झालावाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। तो तनसुख दयाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से था? सबसे पहले बात करते हैं कोटा प्रजामंडल से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1939 के कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 1934 में जब कोटा भारतीय प्रजामंडल का गठन हुआ उस समय भी तनसुख दयाल मित्तल वहाँ के सदस्य थे। 1939 में फिर से कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ, उसमें नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा, इसके अलावा एक थे अभिन्न हरी, अभिन्न हरी और कौन थे? तो इसके अलावा थे हमारे तनसुख दयाल मित्तल, तीनों थे मुख्य नेता। अगला प्रश्न 259वां प्रश्न। 259वां प्रश्न क्या है? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना, खेतड़ी। तो जयपुर जो राज्य सुधार समिति है उसका गठन किस मतलब कि स्थान पर हुआ? बात करते हैं जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसका गठन हुआ था 1944 में। किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना में। नीम का थाना में जो है वो सभा हो रही थी किसकी? मीणाओं की। तो उसमें जो है वो चीन मुनि मुनि मगन सागर, चीन मुनि मगन सागर जो थे उनके द्वारा मीणा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष जो थे वो किसे बनाया गया? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा को इसके अध्यक्ष बनाया गया और राजेंद्र कुमार को इसके उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न 260वां प्रश्न। 260वां प्रश्न है, चाबालीपुर किस शहर का पुराना नाम था? चाबालीपुर था वो किस शहर का पुराना नाम था? जालोर,
सिरोही, बूंदी, जैसलमेर। तो जाबालीपुर जो था वो किस शहर का पुराना नाम था? ये हमारे था जालौर का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, जालौर का था। और ये किस में दिया हुआ है? ये हमारे दिया हुआ है किसमें? तो बिजोलिया शिलालेख में, जो सोमेश्वर के समय का बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख इसमें दिया हुआ है। और बिजोलिया शिलालेख किस वर्ष का है? 1570 का है। 1570 का है कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? बरखान क्या है? 261वां प्रश्न है, बरखान क्या है? पहाड़ियाँ, झील, रेत के टीले, डेल्टा। तो हमारी जगह है बरखान। बरखान क्या है? तो बरखान है हमारे रेत के टीले, जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, उन्हें क्या कहता है? बरखान कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? पालेरी गांव, चूरू में। पालेरी गांव, चूरू में सर्वाधिक है। और इसकी बात करें बरखान की, तो बरखान सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। नुकसानदायक होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक रेत के टीले होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न 262वां प्रश्न। 262वां प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, पाकर, सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। तो बात करें कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। गिरवा जो है वो उदयपुर के पास, उदयपुर के पास तेज ढलान वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो किस प्रकार की हैं? तेज ढलान वाली। और भाकर कहाँ पर है? सिरोही में है। अगले बात करते हैं बांगर। बांगर जो होती है वो मतलब कि अनुपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि को कहते हैं, अनुपजाऊ भूमि को कहा जाता है बांगर। अगला प्रश्न 263वां प्रश्न। 263वां प्रश्न है, किस नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहते हैं? वागड़ एवं कांठल की गंगा किसे कहते हैं? बनास, चंबल, माही, लूनी। तो किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं? तो ये हो जाएगा वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं हमारे माही नदी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और क्या कहते हैं? उल्टे यू आकार की बहने वाली नदी कहते हैं। अगला प्रश्न 264वां प्रश्न। 264वां प्रश्न क्या है? राजस्थान की किस झील में भारत नदी स्थित है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें भारत नदी स्थित है? अन्ना सागर, सांबर, कायलाना, पचभद्रा। भारत नदी झील जो है, भारत नदी झील किसे कहते हैं? भारत नदी कहाँ स्थित है? अन्ना सागर झील में। ये कहाँ पर है? अजमेर में। अन्ना सागर झील अजमेर में है, भारत नदी स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज द्वारा, अर्नो राज द्वारा करवाया गया। और बात करें इसकी, तो इसका निर्माण जो है कब करवाया गया? 1133 से 37 के बीच में, 1137 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। और किसके लिए करवाया गया? तुर्कों के से युद्ध किया था, उसके बाद जो तुर्कों से विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज द्वारा यह अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध जो है वो किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1992, 1995, 1999, 2001। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर। तो बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर है, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और इसकी बात करें तो 1999 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1999 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 266वां प्रश्न। तो 266वां प्रश्न क्या है? बात करते हैं 266वें प्रश्न की। 266वां प्रश्न है, राजस्थान की मक्का पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की मक्का पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल, सेम, बाढ़, फ्लोराइड। राजस्थानी मक्का पट्टी जो है किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मक्का पट्टी कहाँ पर है? नागौर से अजमेर के बीच में इसका विस्तार है, नागौर से अजमेर के बीच में विस्तार है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? 267वां प्रश्न। 267वें प्रश्न की बात करते हैं, सिरोज मृदा किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, झालावाड़, बारा, जयपुर। सिरोज मृदा जो है वो किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में। जयपुर में पाई जाती है। कम उपजाऊ मृदा होती है, कम उपजाऊ मृदा होती हैं। और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 268वां प्रश्न। 268वां प्रश्न है, काजरी का गठन कब हुआ? 1956, 1966, 1984, 1959। जो काजरी है ये जो है उसका गठन कब हुआ? 1959 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1959 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड
जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। और हिंदी में बात करें तो केंद्रीय केंद्रीय सूखा शोध अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम है। ये इस पूरा नाम पूछा भी गया है कि ये नाम पूछा गया है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम पूछा गया है पिछले साल पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 269वां प्रश्न, 269वां प्रश्न, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें इसकी तो यहाँ पर सागवान वन पाए जाते हैं, सागवान वन पाए जाते हैं। और बात करें इसकी तो सिरोही में है, चूरू में है, कोटा में है या प्रतापगढ़ में है? तो ये स्थित है हमारे चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। 270वें प्रश्न की बात करते हैं। 270वां प्रश्न है, माही धवल और माही कंचन किसकी किस्में हैं? गेहूं, मक्का, चावल, कपास। माही धवल और माही कंचन जो है किसकी किस्में हैं? ये मक्का की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मक्का की किस्में हैं। 271वां प्रश्न क्या था? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी कहाँ पर है? गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी यहाँ पर स्थित है क्या? बाजरा अनुसंधान केंद्र। और बाजरा की बात करें तो राजस्थान भारत में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है बाजरा उत्पादन में। और बाजरा उत्पादन में ही राजस्थान में, ये तो भारत की बात हो गई। और राजस्थान में ही कौन सा प्रथम नंबर पर है? तो राजस्थान में है प्रथम नंबर पर हमारे अलवर, अलवर जिला जो है वो राजस्थान में पहले नंबर पर है बाजरा उत्पादन में। और भारत में पहले नंबर पर है कौन? राजस्थान। और लगभग 1/5 भाग यानी लगभग 20 से 22% भाग जो है वो कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 20 से 22% राजस्थान अकेला उत्पादन करता है, जिसके कारण ये पहले नंबर पर है। और बात हो गई हमारे बाजरा अनुसंधान केंद्र की, गुड्डा मलानी में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 272वां प्रश्न, 272वां प्रश्न क्या है? तो 272वें प्रश्न की बात करते हैं। 272वां प्रश्न है, मनिहारी टिब्बा किसका खनन केंद्र है? मनिहारी टिब्बा जो है वो किसका प्रमुख खनन केंद्र है? सीसा, लिग्नाइट, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस। तो किसका जो है मनिहारी टिब्बा जो है वो किसका खनन केंद्र है? बात करते हैं सबसे पहले हम मनिहारी टिब्बा की। मनिहारी टिब्बा से ही शुरुआत करते हैं। मनिहारी टिब्बा जो है वो मतलब किसका खनन केंद्र है? तो इसकी बात हो गई, ये हमारे स्थित है प्राकृतिक गैस का खनन केंद्र है, जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में कौन कौन से? तन्नोट, कोटारू और डांडेवाला, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे जैसलमेर में स्थित है प्रमुख प्राकृतिक गैस के खनन केंद्र मनिहारी टिब्बा, तन्नोट, कोटारू, डांडेवाला। इसके अलावा बात करें तो हम सबसे पहले इसके अलावा बात करें तो हमारे कौन से जिले में? बाड़मेर में। तो इसके अलावा बाड़मेर में बात करते हैं हम, बाड़मेर में कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर में जो स्थित हैं उनकी बात करते हैं। बाड़मेर में एक स्थित है गुड्डा मलानी प्राकृतिक गैस का केंद्र है। इसके अलावा बाड़मेर से अलग हुआ जिला बालोतरा में प्रमुख है। बालोतरा में कौन कौन से? एक तो मंगला, आपने सभी ने नाम सुना ही होगा मंगला, तो एक ऐश्वर्या। और इसके अलावा बात करें तो कोसलू, ये सभी जो है वो कहाँ पर हैं? तो बालोतरा में है प्राकृतिक गैस के प्रमुख खनन केंद्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं 273वां प्रश्न। तो 273वां प्रश्न क्या है? 273वें प्रश्न की बात करते हैं। 273वां प्रश्न है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान में किस पर्यटन सर्किट में आता है? जो सिलीसेड लेक पैलेस है वो सिलीसेड लेक जो है कहाँ पर है? सबसे पहले अलवर में है, अलवर में स्थित है सिलीसेड लेक। तो सिलीसेड लेक पैलेस जो है किस पर्यटन सर्किट में आता है? बागड़, ढूंढाड़, ब्रज, मेवात और मेवाड़। तो हमारे राजस्थान में पर्यटन सर्किट बांटे गए हैं, उनमें से सिलीसेड लेक प्लेस जो है किस में आता है? ब्रज मेवात में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रज मेवात में आता है कौन सा? सिलीसेड लेक प्लेस। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 274वां प्रश्न। 274वां प्रश्न क्या है? तो 274वां प्रश्न है, राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित है, भारत
सरकार द्वारा स्थापित है? भारत सरकार द्वारा कुल भारत में कितने केंद्र स्थापित हैं? 65 केंद्र सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र जो है स्थापित किए गए, एक जयपुर में भी स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में स्थित है कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न 275वां प्रश्न। 275वां प्रश्न क्या है? तो 275वें प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? जयपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? बात करते हैं, हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर का कितना है? 843। 843 है धौलपुर का। और राजस्थान की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। और बात करें इंडिया की तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943। ये प्रश्न भी पूछा गया है इनके बीच में अंतर कितना है? तो अंतर इनके बीच में 15 का अंतर है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और धौलपुर में सबसे कम है तो सर्वाधिक कहाँ का है? सर्वाधिक हमारी स्थित है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का सर्वाधिक है, कितना है? तो डूंगरपुर का सर्वाधिक है 994। सर्वाधिक है 994 डूंगरपुर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं 276वां प्रश्न। 276वां प्रश्न है हमारा, पड़ला सोलर पावर प्लांट, पड़ला सोलर प्लांट या पड़ला सोलर पार्क जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। पड़ला सोलर पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पहले तो ये जोधपुर जिले में था। ऑप्शन पुराने क्वेश्चन के हिसाब से तो जोधपुर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है इसी कारण जोधपुर ही ऑप्शन था इसमें, तो जोधपुर ही ऑप्शन ले लिया होगा। बात करें इसकी पड़ला सोलर पार्क, ये हमारे स्थित है फलोदी में। फलोदी में स्थित है, पहला सोलर पार्क है, राजस्थान का फर्स्ट सोलर पार्क है। इसके बाद सेकंड सोलर पार्क की बात करें, सेकंड सोलर पार्क भी हमारे फलोदी जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? नोक, नोक तहसील है वहाँ पर स्थित है। नोक तहसील जो है पहले किस में थी? ये जैसलमेर में थी। पहले जैसलमेर में थी, अब किस में आ गई? फलोदी में। अभी आ गई हमारे फलोदी में। यहाँ पर सेकंड जो है वो सोलर पार्क है, सोलर प्लांट है। अगला प्रश्न 277वां प्रश्न। 277वें प्रश्न की बात करते हैं, आपानेरी मंदिर जो है किस जगह पर अवस्थित है? आपानेरी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बारा में, बरन में, दौसा में, कोटा में। तो आपानेरी मंदिर जो है किसका मंदिर है? तो हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये हमारे स्थित है दौसा में, आबानेरी दौसा में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। और ये किस काल में निर्मित है? तो गुर्जर प्रतिहार काल में। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मतलब कि गुर्जर प्रतिहार कालीन जो संस्कृति है उसमें निर्मित है। और कौन सी शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में। गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली या फिर पंचायतन शैली में निर्मित है। और बात करते हैं कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 278वां प्रश्न। 278वां प्रश्न है, किस लोक देवी जो है उसकी पीठ की पूजा होती है? कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? तो लोक देवी की बात है, करणी माता, जीण माता, ब्राह्मणी माता, लठियाल माता। तो कौन सी लोक देवी है जिसकी किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है। तो कौन सी होगी? ब्राह्मणी माता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा और श्रृंगार, पीठ का ही श्रृंगार होता है। कौन सी लोक देवी है जिसका पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी माता। और मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सोरसेन 12 में स्थित है ब्राह्मणी माता का मंदिर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है 279। तो राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? प्रश्न की बात करते हैं, अजमल जी जो थे वो किसके? अजमल जी तंवर। कौन थे? अजमल जी तंवर। इससे आपको पता चल गया होगा, पीछे तोड़ लगा दिया, किस लोक देवता के पिता थे? बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो कौन से लोक देवता थे उनके पिता थे? कौन? अजमल जी तंवर। तो रामदेव जी तंवर के पिता थे। रामदेव जी तंवर के पिता कौन थे? तो अजमल जी। और माता कौन थी इनकी? माता, तो माता कौन थी इनकी? माता थी मैणा देव। मैणा देव जो थी इनकी माता थी। मैणा देव इनकी माता थी, पिता अजमल जी थे। लोक देवता, लोक देवता और लोक देवियाँ, लोक देवियाँ, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न इनकी माता और पिता और इनके मंदिर कहाँ पर उनसे ही पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी डिटेल ज़्यादातर नहीं पूछी जाती। तो आपको माता पिता तो अवश्य याद रखने ही है। रामदेव जी की माता थे अजमल जी और माता थी मैणा देव। और बात करें पबू जी की, तो पबू जी के पिता जो थे उनका और माता जो थी उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में दिखा दीजिए। माता तो इनकी कमला दे थी, कमला दे थी, और पिता का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट 280वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 280वां प्रश्न है, दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? तो दयाबाई और सहजोबाई जो थी वो किस संत की शिष्याएं थी उनकी बात करते हैं। रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी, रामदास जी।
तो दयाबाई और सयाजीबाई जो थी वो किस संत की शिष्याएं थी? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चरणदास जी। चरणदास जी जो उनकी शिष्याएं थी दयाबाई और सयाजीबाई। और दयाबाई जो थी उन्होंने दयाबोध दयाबोध और सयाजीबाई जी थी उन्होंने सहज प्रकाश ग्रंथ की रचनाएं की थी। चरणदास जी की शिष्याएं थी दोनों। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। और चरणदासी संप्रदाय जो था वो निर्गुण और, ये प्रश्न पूछा गया है, निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चरणदासी संप्रदाय जो था वो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं को मानता था। 281वें प्रश्न की बात करते हैं। 281वां प्रश्न है, रागमाला जो है रागमाला जो है किस चित्रशैली से संबंधित है? रागमाला की बात करें मारवाड़ से, बूंदी से, किशनगढ़ से, चावंड से। तो रागमाला जो है वो किससे संबंधित है? रागमाला हमारे संबंधित है चावंड चित्रशैली से। और रागमाला का चित्रण किसने किया? नसरुद्दीन ने इसका चित्रण किया। जो नसरुद्दीन था उसने इसका चित्रण किया रागमाला का। किससे संबंधित है? चावंड चित्रशैली से। अगला प्रश्न हमारा 282वां प्रश्न। 282वां प्रश्न है, फल्गुबाई किस लोक नृत्य से संबंधित है या किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो फल्गुबाई की बात है चरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, घूमर नृत्य, रशिया नृत्य। तो फल्गुबाई जो है उसका संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। और चरी नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। और चरी नृत्य जो है गुर्जर जाति का नृत्य है। इसके अलावा बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। ये एक प्रकार का व्यवसायिक, ये प्रश्न पूछा गया किस प्रकार का नृत्य? व्यवसायी नृत्य है। और व्यवसायी नृत्य है तो किस क्षेत्र का नृत्य? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। अगला प्रश्न है 273वां प्रश्न। 283वां प्रश्न सॉरी। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो ब्यावर में, शाहपुरा में, सलूमर में, भिवाड़ी में। तो आप आंसर कमेंट कीजिए, फूलडोल मेला कहाँ लगता है। तब तक बात करते हैं फूलडोल मेला जो है वो कब लगता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया से पंचमी तक ये फूलडोल मेला लगता है। और इनकी सवारी निकाली जाती है। और किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से। और राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारे कौन हो जाएंगे? रामचरण जी थे। और इन्होंने कहाँ पर इसकी संस्थापना की? प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो शाहपुरा में। शाहपुरा नया जिला बन गया है, वहाँ पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शाहपुरा में फूलडोल मेला लगता है। और किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 284वां प्रश्न। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? आप कमेंट में बताइए। तब तक बात करते हैं थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कौन सी प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है। और इसके अलावा एक बात करें मोलेला कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है मोलेला कला। बात करें थेवा कला की, नाथूजी सोनी प्रसिद्ध कलाकार है। सोनी परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकार था। अगला प्रश्न है हमारे कौन सा? 285वां। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो है किस अवसर पर गाए जाते हैं? जागरण पर, शिशु मृत्यु पर, वधु आगमन पर, फसल कटाई पर। तो छेड़े जो है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े हमारे गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, यानी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छेड़े जो है शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द आता है मर्सिये जो है वो उसकी जीवन गाथा जो है किसी भी मतलब कि कोई भी क्रांतिकारी या फिर कोई भी वीर जो था उसकी मतलब कि मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु गाथा यहाँ पर उसकी मृत्यु सुनाना मर्सिये कहलाते हैं। कल्ला राइमलोध जो सिवाना का साका हुआ था, दूसरा साका हुआ था, उस समय जो कल्ला राइमलोध था उसके मर्सिये गए गए थे। और ये मर्सिये किसने गए थे? आप कमेंट में बताइए, ये मर्सिये किसने गए थे कल्ला राइमलोध के। अगला प्रश्न 286वां प्रश्न। 286वां प्रश्न है, उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? उदयपुर में जो डाकन प्रथा थी उस पर रोक कब लगाई गई? 1830 में, 1844 में, 1853 में, 1820 में। तो उदयपुर में जो डाकन प्रथा थी उस पर रोक कब लगाई गई? 1853 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1853 में सज्जन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और इसी डाकन प्रथा पर रोक लगाने के बाद भील आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भील आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ था, इस जनजातीय आंदोलन में पढ़ते हैं भील आंदोलन। और डाकन प्रथा पर रोक लगाने के कारण ही भील आंदोलन स्टार्ट हुआ था।
एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, इनके बारे में बात हम करते हैं, वो किससे संबंधित था? डाकन प्रथा पर रोक लगाने से संबंधित था। अगला प्रश्न, मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, कान में, सिर पर, बाजू में। तो मेहमंद आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है? मेहमंद आभूषण सिर का आभूषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोरला, बोरला या फिर मेहमंद, दोनों सिर के आभूषण हैं। अगला प्रश्न हमारा 288। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? भीलों में, राशियों में, शहरियों में, डामोर में। तो भीलों में जो है वो कौन सा? उदरिया पंथ। उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो उदरिया पंथ हमारे प्रचलित है किसमें हो जाएगा? तो ये हमारे हो जाएगा भीलों में। और कहाँ के भील, ये भी स्पेशल पूछ ले अगर कहाँ के भील, तो ये हमारे हो जाएंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है उसके आसपास के, उसके आसपास के भीलों में प्रचलित है उदरिया पंथ। और जयसमंद झील कहाँ पर? सलूम्बर में, सलूम्बर में स्थित है। अगला प्रश्न 289, ग्रीशियन द्वारा, 289वां प्रश्न है, ग्रीशियन द्वारा इस बोली को भीली बोली कहा गया है? वागड़ी बोली, निमाड़ी बोली, डिंगल बोली, अहिरवटी बोली। ग्रीशियन द्वारा भीली बोली किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा गया है और हाल ही में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा वागड़ी बोली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वागड़ी बोली को ग्रीशियन ने भीली बोली कहा था। यानी वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली, इसे भीली बोली कहा था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 290वां प्रश्न, अमीरहट्ट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अमीरहट्ट ग्रंथ है उसको किसने लिखा? चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत, चोदराज। तो अमीरहट्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? अमीरहट्ट जो है वो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया अमीरहट्ट। बाकी चोदराज या फिर सारंगधर, सारंगधर या फिर चोदराज, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा जो अमीर रासो ग्रंथ है वो लिखा गया। अमीर रासो किसके द्वारा? सारंगधर या चोदराज के द्वारा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है? बढ़िया प्रश्न है। किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति? गिलुंड, ओजियाना, आहड़, सुनारी। तो किस सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बनास संस्कृति जो है इसका नाम है किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे। कहाँ पर है? उदयपुर में। और बात करें इसकी सर्वप्रथम खोज 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। और बात करें इसकी बाद में खोज तो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल। इसके बाद बात करें तो इसका उत्खनन 1961-62 में HD सांकलिया, HD सांकलिया द्वारा इसका उत्खनन किया गया। इसके द्वारा HD सांकलिया द्वारा। और बात करें इसकी तो इसका अन्य नाम है ताम्रवती नगरी, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। आर्य सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता था। ये इसके अन्य नाम हो गए। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो अगला प्रश्न क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1907, 1910, 1919, 1927। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। 1918 में इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? प्रथम अधिवेशन, तो इसके 4 अधिवेशन की बात करेंगे, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन हुआ दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा, प्रथम अधिवेशन इसका दिल्ली में हुआ 1918 में। 1919, 1920 और 1920। पहला, दूसरा तो 1919 में, तीसरा 1920 में, चौथा भी 1920 में। तो 1920 में भी एक तो मार्च में, एक दिसंबर में, ये आपको नोट कर लेना है। प्रथम अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन कहाँ पर हुआ? पहला तो दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? हमारे अजमेर में हुआ। इसके बाद कहाँ पर हुआ चौथा अधिवेशन हुआ इसका नागपुर में। तो 2 डेट याद रखनी है। इसका बीच में अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 में अजमेर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 293वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 293, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय देशी लोक सेवा परिषद है उसका 7वां अधिवेशन जयपुर, अजमेर, करौली, उदयपुर। तो अखिल भारतीय लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन हमारे कब हुआ? 1944-45।
सॉरी 1945-46 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये हमारे हुआ उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता करने कौन आए? तो इसकी अध्यक्षता करने आए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जो थे वो इसकी अध्यक्षता करने आए थे। और ये 7वां अधिवेशन हुआ था, ये अभी आपको याद रखना है, अखिल भारतीय देशी लोक सेवा परिषद का। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 294वां प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? श्रीमती रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? बूंदी, बेगू, बिजोलिया, बीकानेर। रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी कौन? तो रमा देवी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 295वां प्रश्न। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1822 में गठित थी कौन सी? मेरवाड़ा बटालियन। इसका मुख्यालय जहाजपुर, नसीराबाद, देवली, टोंक। तो बात करते हैं मेरवाड़ा बटालियन कब गठन हुआ? 1822 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नसीराबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नसीराबाद में इसका मुख्यालय था। और ये गठित कब हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1822 में। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 296वां प्रश्न। देश हितैषणी सभा का गठन कब हुआ? देश हितैषणी सभा थी, उसका गठन कब हुआ? 1860, 1919, 1853, 1877। तो देश हितैषणी सभा का गठन किसके समय हुआ? महाराजा सज्जन सिंह के समय हुआ देश हितैषणी सभा का गठन। कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। और कब हुआ? तो 1877 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1877 में हुआ। अगला प्रश्न 297वां प्रश्न। 297वां प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? तो बरड़ किसान आंदोलन था, उसका संबंध किस रियासत से था? कोटा, बेगू, सीकर, बूंदी। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये हमारे था बूंदी से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बूंदी से संबंधित था बरड़ किसान आंदोलन। और इससे संबंधित एक हत्याकांड भी है, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ? ये हमारे कब हुआ? 3 अप्रैल 1923 को। 3 अप्रैल 1923 को यह हत्याकांड हुआ। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 298वां प्रश्न। 298वां प्रश्न, मोतीलाल तेजावत किस गांव से थे? मोतीलाल तेजावत का संबंध एक के आंदोलन से था? तो फलाशिया गांव से, सामलिया गांव से, कोलियरी गांव से, मानगढ़ गांव से। मोतीलाल तेजावत जो था उनका संबंध किससे था? कोलियरी गांव से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलियरी गांव से था। और इन्हें मोतीलाल तेजावत जो थे उनको बाबूजी कहते थे। क्या कहते थे? बाबूजी कहा जाता था। अगला प्रश्न 299वां प्रश्न। 299वां प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? जो 21 सूत्री मांग पत्र था वो किसने तैयार किया था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास। तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र जो था वो मोतीलाल तेजावत का था। और किसके समक्ष रखा था? फतेह सिंह। जो फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह थे, उनके समक्ष रखा था मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र। एक ही आंदोलन से संबंधित हैं। इसके अलावा बात करें अपने, तो इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले हमारे गोविंद गिरी की संबंधित। जो गोविंद गिरी की बात करें तो इन्होंने 33 सूत्री मांग पत्र ये रखा था। 33 सूत्री मांग पत्र रखा था मेवाड़ महाराणा के सामने। अगले प्रश्न की बात करते हैं 300वें प्रश्न की। तो यहाँ पर हमारे 300 प्रश्न पूरे होते हैं। तो 300वें प्रश्न की बात करते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1945, 1938। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1944 में। और इसकी स्थापना के समय कौन कौन थे? भोगीलाल पांड्या। मंत्रिमंडल की बात करें, भोगीलाल पांड्या। और बात करें तो शिवलाल कोटड़िया। और बात करें तो कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय। और एक और नेता कौन थे? हरिदेव जोशी। ये चारों नेता प्रमुख थे डूंगरपुर प्रजामंडल से। और डूंगरपुर प्रजामंडल से एक रास्तापाल हत्याकांड बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना। रास्तापाल हत्याकांड 1947 को कालीबाई भील जो थी वो शहीद हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे 300 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। तो हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज में 300 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। और एक अलग अलग क्लास में हमने 50 प्रश्न अलग किए थे, तो कुल 350 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास आपको अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें। और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और सब्सक्राइब